वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आपका चैप्टर नंबर 10 समाप्त हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 एक साथ स्टार्ट किया जाएगा। दोनों मतलब एक दूसरे के ही रिलेटेड है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर है। तो आपका स्कूल जैसे ही खुलता है तो हम लोग उस चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्कूल खुलने से पहले हमारी कोशिश है कि आपका चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो जाए और आसानी से आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर बचे और आप लोग आराम से पढ़ाई करें 2 चैप्टरों की। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग एमएस एक्सेल। और आज के क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी चेक कराना था चैप्टर नंबर 10 का, तो आप लोग उसको चेक करा लेंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं कराए हैं वो तो जल्दी जल्दी मोस्ट प्रोबेबली इस क्लास में नहीं, अगर इस क्लास में पॉसिबल हो तो अगले क्लास में निश्चित रूप से करवा लेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं ज़रा डेटाबेस के बारे में। व्हाट इज़ डेटाबेस? तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि डेटाबेस आखिर क्या होता है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अलाउ you to store data, organize it, retrieve it in any way you want. You create a structure called label that allow you to organize the data so that you can easily search and filter the data. तो हम लोग डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो आपको अलाउ करता है तरह तरह के डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, रिट्रीव करना। आप जिस तरीके से चाहें उस तरह से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ आपको। रिट्रीव का मतलब निकालना। ठीक है सर, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी कंटेनर से निकालते हैं तो वो हम लोग निकालना। और डेटाबेस को अगर हम लोग बिल्कुल घरेलू भाषा में अगर बोले तो बोल सकते हैं डेटाबेस इज अ कंटेनर। कंटेनर है जो अपने सारे तरह के डेटा को, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, और आपको जब ज़रूरत हो उस समय में उसको यूज कर लें। ठीक है, तो जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको भी लिख लेंगे आप। और वैसे आपको कोई लाइन लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो ज़रूर ही लिख लेंगे। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग सारे लाइन को ये कर देने का, अंडरलाइन कर देने का जो आपको आपके लिए ज़रूरत है। ठीक है, अब देखेंगे यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्म्स दैट लेट यू इनपुट द डेटा इनटू द टेबल्स एंड देन यू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड प्रिंट सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। आप चाहे तो फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म इट मीन्स जो एक क्वेरी फॉर्म होगा जिसमें आप डेटा को इनपुट करेंगे और वो पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, इफ़ यू रन ए पब्लिकेशन हाउस, अगर आप पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं, यू वांट टू हैव अ डेटाबेस ऑफ ऑल योर बुक्स एंड ऑथर्स। अगर आप डेटाबेस रखना चाहते हैं अपने जितने भी बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, तो यू वुड क्रिएट अ बुक टेबल, ऑथर्स टेबल, etc। आपको एक बुक का टेबल, एक ऑथर्स का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से बोला जाए हमारा लिस्ट क्रिएट होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं आपको कि जितने भी वेबसाइट हैं उनके पीछे एक डेटाबेस रन करता है। ठीक है, वो इसको हम लोग वेबसाइट जो हमारा है वो फ्रंट एंड बोला जाता है, और जो हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग बैक एंड बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड से जो कुछ भी डेटा हम लोग इनपुट करते हैं वो बैक एंड में जाके सेव होता है, और कोई भी डेटा हमें चाहिए होता है तो बैक एंड के डेटाबेस से निकल के हमारे पास आता है। ठीक है, अब कुछ डेटाबेस के नाम मैं आपको बता देना चाहूँ तो कुछ डेटाबेस में सबसे पॉपुलर डेटाबेस और सबसे सिंपल डेटाबेस हमारा होता है एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस से भी पहले बहुत सारे डेटाबेस हुआ करते थे जैसे फॉक्स प्रो। लेकिन अभी के समय में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस अगर बात करें हम लोग तो हमारा ओरेकल का डेटाबेस है सबसे ज़्यादा पॉपुलर। ठीक है, ओरेकल एक कंपनी है जो कि अपना डेटाबेस कॉन्सेप्ट बनाती है। ठीक, अ डेटाबेस टेबल कंसिस्ट ऑफ, एक टेबल जो होता है डेटाबेस में वो क्या क्या होल्ड करके रखता है। तो सबसे पहला चीज़ हमारा फील्ड है। फील्ड इज अ टेबल इज कॉल्ड, ए कॉलम इज अ टेबल इज कॉल्ड फील्ड। एक कॉलम जिसको हम लोग फील्ड बोलते हैं टेबल में। टेबल जस्ट लाइक एक्सेल, एम एस एक्सेल आप लोग जानते होंगे, टेबल इज जस्ट लाइक एम एस एक्सेल। वो उस टेबल के कॉलम को हम लोग फील्ड बोलते हैं। इट कंटेन्स एनी ओनली अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को ही होल्ड करके रखता है, असाइन यूजिंग डेटा टाइप। अब डेटा और डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाएंगे। तो आप लोग धैर्य रखिए, इसमें आपको ज़्यादा डेटा और डेटा टाइप के बारे में नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि डेटा और डेटा टाइप होता है। ठीक है,
in the book table, in the books table, if you want to store information about the book's title, id, price, subject, etc, you will have a defined all these field in your table as column. आपको ये जितने भी टाइप के डेटा टाइप आपको दिख रहे हैं उन सभी को डिफाइन करना पड़ेगा, उन सभी को मेंशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको डेटा टाइप बता ही देता हूँ। जैसे बुक्स, बुक्स में क्या हो सकता है, बुक्स में हम लोग नाम डाल सकते हैं, ठीक है। बुक्स टाइटल में हम लोग नाम डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि रश्मि रथी बुक है, तो रश्मि रथी में कोई नंबर है नहीं, तो हम लोग उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे। स्ट्रिंग हमारा एक तरह का डेटा टाइप है जो हम लोग क्यू बेसिक में आपको बताया भी था थोड़ा बहुत, ठीक है। आईडी, तो आईडी हमारा दोनों चीज़ को कंटेन करके रख सकता है, जैसे कि नंबर एंड टेक्स्ट दोनों रख सकते हैं। तो वो हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप का डेटाबेस हम लोग रख सकते हैं उसमें, ठीक है। प्राइस सिर्फ नंबर ही कंटेंट करके रख सकता है, तो उसमें इंटीजर टाइप का डेटाबेस हम लोग रखेंगे, या फ्लोट टाइप का डेटा रखेंगे। फ्लोट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है किसी बुक का प्राइस 219 रुपये 25 पैसे होगा, तो 25 पैसे का हिसाब कौन देगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में रख सकते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में रख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं फील्ड नेम की। आखिर फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। कॉलम ऑफ द टेबल इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड का नाम क्या होता है इसको ज़रा देखिए। अ कॉलम लेवल फॉर अ फील्ड इज अ टेबल इज कॉल्ड इट्स फील्ड नंबर। अ कॉलम लेवल फॉर द फील्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड फील्ड नेम। जो कॉलम लेवल होगा हमारे फील्ड का उसको हम लोग हमेशा फील्ड नेम बोलेंगे। कॉलम लेवल इट मीन्स कॉलम का नाम, जैसे कि बुक टाइटल, आईडी, प्राइस, ये हमारा फील्ड का नाम होगा, इसको हम लोग लेवल भी बोलते हैं। व्हेन यू गेट इनटू मेनी टेबल्स यू विल रन इनटू डुप्लीकेट फील्ड नेम। ए प्रॉपर मीनिंग कन्वेंशन आर नॉट यूज। अगर प्रॉपर मीनिंग कन्वेंशन यूज हम लोग नहीं किए हैं तो हम लोग डुप्लीकेट नेम को रन कराएंगे। और डुप्लीकेट नेम मीन्स दो नाम एक साथ, ठीक है ना, दो नाम एक साथ। मान लेते हैं बुक टाइटल दो बार लिख दिए हम लोग, अगर उसका कोई हम लोग कन्वेंशन नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग दो नेम कर सकते हैं, दोनों नेम से निकाल सकते हैं अपना। तो क्रिएट एन आईडी कॉलम, अगर आप आईडी कॉलम क्रिएट करते हैं इन बुक टेबल एज एंड सेम इन ऑथर टेबल। अगर आप आईडी नेम क्रिएट करते हैं इसमें टेबल में और उसी तरह से ऑथर्स टेबल भी क्रिएट करते हैं, तो इट में लेटर क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ यू, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सो बेटर टू यूज फील्ड लेटर फॉर टेबल एज अ प्रीफिक्स ऑफ फाइल नेम। इसलिए हम लोग जब भी डेटाबेस का यूज़ करते हैं उसमें हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे बुक आईडी के लिए हम लोग बी आई का यूज करेंगे, आईडी के जगह पे, आईडी के जगह पे हम लोग बी आई का यूज करेंगे, या फिर ए आई का यूज करेंगे, या फिर ऑथर्स आईडी का यूज करेंगे, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑथर मान लेते हैं कोई ऑथर है, जिसका कोई पर्टिकुलर ऑथर है, उसके लिए हम लोग बी आई का यूज करेंगे। ए आई डी मतलब बुक का ऑथर का आईडी होगा, बी आई डी मतलब बुक का आईडी होगा। दोनों का हम लोग चेंज कर लिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, दोनों को रिलेट हम लोग कर पाए एक साथ में। तो यहाँ एक डेटा दूसरे डेटा से ज़रूर रिलेटेड होता है, ठीक है। अब रिकॉर्ड की बात करें, रो इन ए टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब टेबल का जो रो, जैसे हमारा टेबल क्या इस फॉर्म में रहता है, देखिए मैं एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सही से हो नहीं रहा है बाबू, तो मान लो कि ये टेबल है, ठीक है। तो ये जो रो पर्टिकुलर हमारा हॉरिजेंटली या बट ये हमारा रो हो जाएगा, और ये हमारा जो इस साइड का एरिया है ये हमारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम जो हमारा होगा वो हमारा फील्ड कहलाएगा, और रो जो हमारा होगा वो रिकॉर्ड कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी की, अब प्राइमरी की के बारे में जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमरी की। इफ़ यू सेट एनी कॉलम एज प्राइमरी की, अगर आप किसी भी कॉलम को प्राइमरी की सेट करते हैं, देन नो वैल्यू इन दैट कॉलम वुड रिपीट, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, जैसे कि आपका रोल नंबर क्या सारे बच्चे का रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता है। मोबाइल नंबर रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है हमारा मोबाइल नंबर रिपीट हो पाना। हाँ, नाम वाले फील्ड में अगर लगा देते हैं तो तब तो फिर परेशानी हो जाएगा। तो नाम रिपीट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक चीज़ हम लोग लगाएंगे जिसके ज़रिए हम लोग बाद में सर्च करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा भी है ऑल वुड बी यूनिक, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सेम रिपीट करेंगे तो प्राइमरी की नहीं कहलाएगा। लाइक ए बुक टेबल यू क्रिएटेड बी आई डी एज ए कॉलम विच इज सेट एज प्राइमरी की, नो टू बुक्स कुड हैव सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप बी आई डी में कोई एक बुक का नाम डाले हैं
मान लेते हैं कि कोई बुक का नाम हम डाल दें ABC, तो वहाँ ABC नाम का फिर कोई दूसरा बुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ABC नाम का कोई दूसरा बुक होगा तो वो रन नहीं करेगा। समझ गया? यही चीज़ नीचे डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली भी डेटा भी ये किया जाता है। ठीक है, नंबर दिया जाता है ऑटोमेटिक। जैसे पहला बुक जैसे ही हम लोग इनपुट करेंगे वैसे BID=1 हो जाएगा, दूसरा जैसे ही डालेंगे BID=2 हो जाएगा। अब लिस्ट की बात करें, इफ़ बी सब्जेक्ट यानी कि बुक सब्जेक्ट कॉलम कंटेन वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड, अगर बी सब्जेक्ट कहीं किसी का वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का रख सकता है। मान लें 20 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सारे का बुक कंटेंट करेगा। ठीक है, देन यू कैन असाइन दिस लिस्ट टू दैट पर्टिकुलर कॉलम, तो हम लोग ये लिस्ट को उस पर्टिकुलर कॉलम को असाइन कर सकते हैं, जिसके ज़रिए उन्हें सर्च कर पाना आसान रहेगा। तो डेटाबेस बेसिकली हम लोग का सर्च और रिट्रीव डेटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग डेटाबेस से कोई डेटा कैसे निकालते हैं और उसमें डेटाबेस में डेटा कैसे ऐड करते हैं, इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, दिस रिड्यूस टाइपिंग एरर्स, सेव टाइम एंड हेल्प टू सर्च इफ़िशियंटली। अब जैसे ही हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं तो ये हमारे टाइपिंग एरर को भी रोकता है और साथ साथ हमारे समय को भी बचाता है। अब कुछ और यहाँ देखने की चीज़ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हर चीज़ की कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इट मीन्स, अब जैसे प्रिंसिपल सर उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि वो अपने केबिन में ही जाके मैक्सिमम टाइम वो अपने केबिन में ही जाके बैठेंगे। जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा नाम है, क्या हमारा नाम समय समय पर बदलते रहता है? बिल्कुल नहीं, हमारा नाम समय समय पर वही रहता है। ठीक है, इफ़ यू नो डैट मेजोरिटी ऑफ बुक आर ऑन मैथमेटिक्स, अगर आप जानते हैं कि मैक्सिमम बुक हमारे मैथ से रिलेटेड है, मेक द डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट बी सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ, हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देंगे बी सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ। अब जब भी सब्जेक्ट बी सब्जेक्ट डालना होगा तो हमारा मैथ्स ही आ जाएगा फट से, मतलब इसमें हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन चेंज वाइल फाइंडिंग डेटा इफ़ यू वांट टू इंटर एनी अदर सब्जेक्ट, अब इसको हम लोग तभी चेंज करेंगे जब हमें कुछ अदर सब्जेक्ट मिलेगा। दिस हेल्प टू रिड्यूस मिस्टेक एंड सेव टाइम, ये आपके मिस्टेक को रोकने के लिए और आपके समय के बचाने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे आपका डेटाबेस कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया था BID सब्जेक्ट, बी टाइटल, बी प्राइस, उसके बाद क्लिक टू ऐड, यहाँ पे हम लोग क्लिक टू ऐड पे कुछ भी और ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैथ्स है, बेसिक्स ऑफ एलगेट है, 100 रुपीज़ प्राइस है, मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री है, 120 रुपीज़ प्राइस है, फिजिक्स का लॉज ऑफ मोटर है जो कि 150 का है, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है जो कि 150 का है, कंप्यूटर का माई वे है जो कि 120 रुपीज़ का। इस तरह से हम लोग डेटा एंट्री करके रखे हुए हैं। यहाँ पे बुक का ID भी दे रखे हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं अपने पहचान के लिए। हर एक लाइब्रेरी या हर एक बुक सेंटर्स जो डिजिटली काम करते हैं वो अपना ID बना खुद क्रिएट करते हैं, वो डाल के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और ध्यान देंगे ऑथर्स के रिलेटेड यहाँ पे है सेम, इसी बुक का ऑथर का एक अलग हम लोग डेटाबेस बना के रखें। सेम अभी दोनों डेटाबेस को हम लोग ज्वाइन भी करा देंगे। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे ज्वाइन कैसे करता है। मैथ्स का बुक है, बेसिक्स ऑफ एलगेट है, जिसके राइटर AK सिंह है। अभी हम लोग 1 नंबर पे ही लिख के रखे हुए हैं, तब फैच करा लेंगे हम लोग दोनों। तो AK सिंह नाम के एक राइटर है जो कि AID यानी कि ऑथर्स ID 1 के राइटर है। इनका एड्रेस ये पर्टिकुलर 1/2 साकेत दिल्ली है, इनका फ़ोन नंबर ये है। ठीक है, इसी तरह से सारे बुक के राइटर्स के यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे BID 5 के राइटर कौन है, इसके बारे में फटाक से हम जैसे ही कंप्यूटर में सर्च वाले में डालेंगे तो रिट्रीव वाले में हमारे BID 5 के ये निकल के आ जाएंगे। BID 5 के राम कुमार जी हैं, जिनका एड्रेस है 67 बंसल कॉलोनी और इनका फ़ोन नंबर ये पर्टिकुलर है। यहाँ देखेंगे टू क्रिएट अ डेटाबेस यू कैन यूज MS एक्सेस, SQL etc। आप डेटाबेस क्रिएट करने के लिए MS एक्सेल, SQL इस सारे चीज़ों का यूज कर सकते हैं। यू कैन इवन यूज MS एक्सेल एज डेटाबेस, आप चाहो तो MS एक्सेल का भी यूज़ डेटाबेस के तौर पे कर सकते हैं। अब MS एक्सेल का यूज आप लोग पूछोगे सर MS एक्सेल का यूज़ हम लोग डेटाबेस के तौर पे कैसे कर सकते हैं? जी हाँ बाबू, हम लोग MS एक्सेल का भी यूज़ डेटाबेस के तौर पे कर सकते हैं। पहले के समय में हम लोग MS एक्सेल का ही यूज किया करते थे और आज के समय में भी जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग हो संस्थान हो गए, छोटे स्कूल्स हो गए, वो सारे अपने डेटा को MS एक्सेल में ही स्टोर करके रखते हैं। और जो बड़े लेवल के स्कूल्स हो गए या फिर कॉलेजेज हो गए और भी शॉप्स हो गए, वो लोग अपने डेटा को अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर और एक्सेल में, वो सब आगे की चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा।
ठीक है, आप लोगों को मैंने एक्सेल में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में भी बताया था थोड़ा थोड़ा क्लास 7 में। ठीक है, सॉर्टिंग कैसे होता है और फिल्टरिंग कैसे होता है, समझ गए। सॉर्टिंग फिल्टरिंग का मतलब होता है डेटा का अरेंजमेंट। सेम एम एस बोल रहे हैं, डेटाबेस में भी डेटा का अरेंजमेंट ही होता है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग में भी डेटाबेस का अरेंजमेंट होता है। आइए देखते हैं क्रिएटिंग फॉर्म इन एक्सेल 2010। अब एक्सेल 2010 जो है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोगों के पास एक्सेल 2010 ही होना चाहिए। हम लोगों के पास एक्सेल 2007 हो, 2013 हो, 2016 हो, इवन यहाँ अभी नया लॉन्च किया गया है 2020। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है इसको। तो हो सकता है किसी बच्चे के पास ऐसा सॉफ्टवेयर होगा अभी करंटली। हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने उसका लाइसेंस अभी परचेज नहीं किया है। आने वाले समय में हो सकता है वो। ठीक है, इन एम एस एक्सेल 2010 फॉर्म आर हिडन। एम एस एक्सेल 2010 में फॉर्म हिडन होता है। टू व्यू फ्रॉम ऑप्शन क्लिक ऑन फाइल टैब, ऑप्शन बटन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। बाबू ये जो स्टेप है इसको आप लोग लिखते चलेंगे, जो जो अंडरलाइन मैं करते चल रहा हूँ या फिर टिक करते चल रहा हूँ उसको लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद कहता है क्लिक क्विक एक्सेस टूल बार फ्रॉम द लेफ्ट साइड विंडो ऑफ द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। आप क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन में क्विक एक्सेस टूल बार पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वहाँ पे चूज कमांड फ्रॉम लिस्ट बॉक्स, यहाँ पे कमांड को हम लोग, यहाँ पे कमांड फ्रॉम है, यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज कमांड, और यहाँ पे जाके हम लोग फॉर्म को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको बताया हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। ठीक है, हम लोग डिस्प्ले लिस्ट से फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक टू ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, फाइनली क्लिक ओके बटन। और फॉर्म हम यहाँ पे एक बार फिर से सिलेक्ट, फॉर्म क्लिक पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके बटन दबा देंगे हम लोग, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यू विल फाइंड द फॉर्म बटन एडेड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आप देखोगे कि वहाँ फॉर्म बटन क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड हो चुका है। उसके बाद आप देखोगे सेलेक्ट एनी सेल फ्रॉम द एक्सेल सीट कंटेनिंग डेटा एंड क्लिक द फॉर्म बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। आप किसी भी डेटा को एक्सेल के सीट से क्लिक करोगे और वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे फॉर्म बटन मिलेगा जो कि क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे मिलेगा, ये वाला, यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा फॉर्म का बटन होगा। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म वहाँ खुल के आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में हम लोग जो भी डेटा एंट्री करेंगे वो हमारे इस एक्सेल सीट में दिखाई देगा। ठीक है, फॉर्म में जो कुछ भी डेटा हम लोग लिखेंगे वो हमारे एक्सेल सीट में दिखाई देगा। तो एक्सेल के बारे में आप समझ लिए कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे यूजिंग एक्सेस एज डेटाबेस। हम लोग एम एस एक्सेस का यूज़ एज ए डेटाबेस कैसे करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि एम एस एक्सेस हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जबकि एम एस एक्सेल हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। हम लोग अल्टरनेट के यूज करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एम एस एक्सेस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि बंच ऑफ एप्लीकेशन, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एम एस ऑफिस एक हमारा ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन है। इट इज़ पावरफुल पर्सनल डेटाबेस, ये पावरफुल पर्सनल डेटाबेस है एंड डेटा मैनिपुलेशन टूल दैट इज ऑल्सो वाइडली यूज इन मेनी स्मॉल बिजनेस, जो कि छोटे छोटे बिजनेसों में यूज करने के लिए सबसे पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर माना जाता है। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस इन एम एस एक्सेस। आपको एम एस एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, जो कि स्टेप कुछ इस तरह से। आपको सबसे पहले एम एस एक्सेस खोलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ऑल प्रोग्राम में जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके एम एस एक्सेस 2013, 16 जो भी होगा वो आप उसको ओपन कर लेंगे। देन आप सेकेंड वाले स्टेप में क्या करेंगे, एम एस एक्सेस विंडो आपके पास जैसे ही खुलेगा तो वहाँ आपके पास ब्लैंक विंडो खुलेगा, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे और डेटाबेस का नाम यहाँ पे सबसे पहले डाल लेंगे। डेटाबेस का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है टाइप ए फाइल नेम बॉक्स एंड ब्राउज द फोल्डर वेयर यू वांट टू स्टोर इट। तो वहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम डाल लेंगे और यहाँ पे फोल्डर का नाम आपसे पूछेगा कहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट बटन, आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे में आप देखेंगे आपका डेटाबेस फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आपके इस क्लास 8 में ज़्यादा डेटाबेस के बारे में उतना डिटेल्स नहीं बताया गया है, तो अभी मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को डेटाबेस के बारे में और डिटेल्स बताया जाए। ठीक है, एक्सेस ऑब्जेक्ट के बारे में ज़रा हम लोग जान लेते हैं। एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नेविगेशन पैन स्टोर्स
तो ऑब्जेक्ट इन योर डेटाबेस, जो भी नेविगेशन पैन्स होते हैं वो आपके डेटाबेस को स्टोर करते हैं आपके सिस्टम में या आपके सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज डिस्प्ले विच एन आइकन, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने आइकन्स के साथ दिखाई देते हैं। आइकन टेल्स यू ऑब्जेक्ट टाइप, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो एंड मॉड्यूल। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे होंगे वो एक आइकन की तरह दिखाई देंगे, जैसे टेबल का कुछ अलग आइकन दिखाएगा, क्वेरी का अलग आइकन दिखाएगा, फॉर्म का अलग आइकन दिखाएगा, रिपोर्ट का अलग आइकन दिखाएगा, मैक्रो वो अलग दिखाएगा आपको, मॉड्यूल वो अलग दिखाएगा। अब आप लोग बोल रहे हैं मुझे सर आप टेबल बोल रहे हैं, क्वेरी बोल रहे हैं, फॉर्म में कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या होता है कि टेबल क्या होता है ये। तो आइए इस सब के बारे में ज़रा डिटेल जानते हैं। तो टेबल के बारे में बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख लेंगे, मैं उतना अंडरलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा को, आप लोग खुद से लिख लेंगे, ठीक है। टेबल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन एक्सेस डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल। जब भी एक्सेस की बात करते हैं या फिर एक्सेल की ही क्यों ना बात करें, तो डेटा हमारा हमेशा टेबल में ही स्टोर होता है। अ टेबल इज अ सेट ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है, विथ ईच कॉलम रेफर्ड टू एज ए फील्ड। यहाँ पे सारे कॉलम जो है हमारे फील्ड की तरह ट्रीट किए जाते हैं, रेफर किए जाते हैं। और ईच वैल्यू इन फील्ड रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा। जो भी जितने भी वैल्यू है फील्ड के वो एक पर्टिकुलर सिंगल टाइप ऑफ डेटा ट्रीट किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। ईच रो ऑफ टेबल इज रेफर्ड एज ए रिकॉर्ड। जितने भी रो ऑफ टेबल होते हैं वो एज ए रिकॉर्ड वहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेरीज की। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी आप लोग जानते होंगे, क्वेरी बड़ा अच्छा से आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेरी का मतलब पूछना, खोजना, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हमारा डेटाबेस में भी क्वेरी होता है। हम लोग खोजते हैं डेटाबेस में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हम लोग क्वेरी करते हैं, ठीक है। यू मे यूज क्वेरी टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। किसी भी पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए हम लोग क्वेरी ऑप्शन का यूज करते हैं। मान लेते हैं कुछ जैसे कि हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं किसी डेटा के बारे में, या फिर आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरी करते हैं कि सर ऐसा कब होगा, स्कूल कब खुलेगा, ये क्वेरी हुआ ना। इस तरह से हम कोई डेटा अपने डेटाबेस में डाले हुए हैं, उसका हमको खोजना है। तो हमको कुछ वैसे बच्चे का नाम खोजना है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ जिनका परसेंटेज 80 से ऊपर है। जो कुछ ऐसे बच्चे का नाम हमें बताइए जिनका परसेंटेज 80 से ऊपर है। हमारा क्वेरी हुआ तो क्वेरी के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कितने बच्चे हमारे स्कूल के हैं जिनका 80% से ऊपर मार्क्स आया है। अब अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फॉर्म। फॉर्म कहता है फॉर्म गिव्स यू एबिलिटी टू चूज द फॉर्मेट एंड अरेंजमेंट ऑफ फील्ड। फॉर्म आपको एबिलिटी या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस का अरेंजमेंट चेक करेंगे, ठीक है। यू कैन यूज़ अ फॉर्म टू इंटर, एडिट एंड डिस्प्ले डेटा। आप चाहो तो उस फॉर्म में डेटा को इंटर और डेटा को इंटर करने के लिए और एडिट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट एक तरह से आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनके पापा ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे वो ज़रूर जानते होंगे रिपोर्ट के बारे में, वो बच्चे, ठीक है। रिपोर्ट हमारा एक ऑर्गेनाइज समरी होता है होल ऑफ द डेटा का, ठीक है। टोटल डेटा का एक समरी होता है जो कि आप प्रिंट करके एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे डेटा का रिपोर्ट कार्ड ये है, मेरे पास इतना इतना डेटा है। तो ये समरी एक तरह से होता है, ठीक है। यू ऑफन यूज रिपोर्ट व्हेन यू वांट टू एनालाइज योर डेटा और प्रेजेंट योर डेटा टू अदर। आप रिपोर्ट का तब भी यूज कर सकते हैं जब अपने डेटा को आप किसी और को दिखाना चाहते हैं या फिर एनालाइज करना चाहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रोज का। मैक्रोज भी डेटाबेस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। मैक्रोज गिव यू द एबिलिटी टू ऑटोमेट टास्क। ये हमारे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है। यू कैन यूज अ मैक्रो टू ऐड फंक्शनलिटी टू ए फॉर्म, रिपोर्ट और कंट्रोल। अब मैक्रो का यूज़ हम लोग फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए, फॉर्म में रिपोर्ट को ऐड करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपने डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। मैक्रोज की हेल्प से हम अपने कामों को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। हमारा डेटा टाइप क्या होगा, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज किया जाता है। मैक्रोज आर क्रिएटेड बाय चूजिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ माइक्रो एक्शन। मैक्रोज को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं माइक्रो एक्शन वाले सेक्शन में जाके। लास्ट हमारे पास मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में हम लोग जानेंगे। लाइक मैक्रोज, मॉड्यूल गिव यू द एबिलिटी टू ऑटोमेट टास्क एंड ऐड फंक्शनलिटी टू ए फॉर्म, रिपोर्ट और कंट्रोल। मॉड्यूल भी हमारा तरह का माइक्रोज की तरह ही ऑटोमेट करने में यूज करता है, जो कि हमारे कुछ फंक्शनलिटी को ऐड करता है। कहाँ पे? रिपोर्ट में, कंट्रोल में, इन सारे जगहों पे, ठीक है। मॉड्यूल आर रिटेन इन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। मॉड्यूल जो हमारा है वो विजुअल बेसिक में यूज़ किया जाता है, जो कि एप्लीकेशन बनाने के लिए यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है।
तो हम लोग विजुअल बेसिक भी पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 है। वो बेसिक्स और विजुअल बेसिक आपको वहाँ पे पढ़ना है, जिसमें आप विजुअल बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। मॉड्यूल के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है विजुअल बेसिक के साथ, इसके लिए आप लोगों को 12th में पढ़ाई मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग के पास एक टॉपिक आ रहा है डेटा टाइप। डेटा टाइप भी अपने आप में काफ़ी यूनिक टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग इसको चैप्टर नंबर 7 और 8 में भी पढ़ोगे और अभी भी पढ़ोगे। तो डेटा टाइप आर यूज टू डिक्लेयर विच टाइप ऑफ डेटा यू टू स्टोर इन द फील्ड। आप किस तरह के डेटा को यूज करना चाहते हैं, किस तरह के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे टेक्स्ट, सबसे पहला डेटा टाइप हमारा होता है टेक्स्ट। तो ये डेटा टाइप लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सारे डेटाबेस लैंग्वेज में ये सेम डेटा टाइप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेटा टाइप जो हमारा टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप, स्टोर और नंबर्स दैट डोंट रिक्वायर कैलकुलेशन। ये वैसे नंबर को स्टोर करता है जो कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत नहीं होती है उसको, ठीक है। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। ये 255 कैरेक्टर्स तक के डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि इसमें मैक्सिमम वर्ड लिमिट 255 ही होता है, जिसमें आप लोग फ़ोन नंबर, एड्रेस, नेम वगैरह वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप आता है मेमो, MEMO, ठीक है। ये हमारे लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है किसी चीज़ के बारे में नोट लिखना है या कि लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना है, किसी का एड्रेस काफ़ी लंबा है, तो बेसिकली हम लोग इसका यूज एड्रेस सेक्शन के लिए ही करते हैं, ताकि ये बड़ा जो भी जिनका एड्रेस बड़ा है उनको आसानी से लिखा जाए। तो यहाँ हम लोग स्टोर कर सकते हैं 64,000 कैरेक्टर्स को। वहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ 255 कैरेक्टर्स का ही यूज कर सकते थे, यहाँ 64,000 कैरेक्टर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बाबू इन सबको टेबल के जरिए आप लोग लिख सकते हैं, आपने लिख सकते ही नहीं है, लिखेंगे ही, अनिवार्य है लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं पूछ सकता हूँ कि डिफाइन मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। नंबर, अब नंबर की बात करें तो आप लोग सीधा सीधा समझ गए होंगे, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन ऑन विच कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म। वैसे न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट में हम लोग नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन नंबर में हम लोग जो भी नंबर डालेंगे या फिर टेक्स्ट डालेंगे उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, जैसे कि मार्क्स, सैलरी और भी ये सारी चीज़। अब डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम जो हमारा डेटा टाइप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट एंड टाइम ही वहाँ पे डाला जा सकता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर अगला डेटा टाइप हमारे पास आता है करेंसी। करेंसी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि रुपीज़ का वैल्यू, ठीक है। यूज़ फॉर करेंसी प्रिवेंट राउंडिंग ड्यूरिंग कैलकुलेशन। ये हमारे करेंसी टाइप के डेटा टाइप को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लेते हैं डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इंडियन नेशनल करेंसी हो गया, इन सारे करेंसी को। ये लास्ट में आपको क्या मदद करता है कि मान लेते हैं 22 रुपीज़ 50 पैसे है, 22 रुपीज़ 69 पैसे है, तो लास्ट में ये राउंड कर देगा, ये 69 पैसे है तो 23 रुपीज़ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यस नो, ये भी हमारा एक तरह का डेटा टाइप है। तो ये सिर्फ दो वैल्यू को ही यूज करता है, ये लॉजिकल डेटा को होल्ड करता है। या तो ये डेटा यस होगा, या फिर डेटा नो होगा, या फिर डेटा ट्रू होगा, या फिर डेटा फॉल्स होगा। आप बहुत सारे फॉर्म में देखते होंगे, इंडियन यस और नो, या फिर फॉरेनर, यहाँ पे बहुत सारा आता है ना, चूज योर नेशनलिटी, इंडियन, अदर्स। तो यहाँ वहाँ क्या होता है, या तो आप इंडियन है नहीं तो अदर्स है, दो ही टाइप का डेटा है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर यूज विथ प्राइमरी की फील्ड। ये ऑटो नंबर प्राइमरी की फील्ड के साथ ही यूज किया था। प्राइमरी की फील्ड क्या होता है आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। प्राइमरी की फील्ड हमारा यूनिक नाम, यूनिक डेटा होता है, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू मैच नहीं करता उस डेटाबेस में, ठीक है। जनरेट सिक्वेंशियल नंबर, ये बेसिकली सिक्वेंशियल नंबर जनरेट करता है वेन एवर न्यू रिकॉर्ड इज एडेड। जैसे कि हमारा सीरियल नंबर, जब नया रिकॉर्ड यहाँ पे आता है तो हमारा सीरियल नंबर वगैरह जैसा ये सारा ऐड करते रहता है। उसके बाद हमारा एक डेटाबेस आता है OLE। OLE होता है यूज टू अटैच एन OLE ऑब्जेक्ट सच एज वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। OLE बेसिकली यूज किया जाता है डेटाबेस में किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी न किसी फाइल को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो OLE आप इतना ही समझ लीजिए, किसी न किसी फाइल को, वो चाहे एक्सेल का फाइल हो, वर्ड का फाइल हो, पावर पॉइंट का फाइल हो, उसको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, एक ऐसा लिंक, इसको हम लोग क्लास 7 में डील किए हुए थे। हाइपर लिंक क्या होता है आपके चैप्टर नंबर 7 में ही हम लोग हाइपर लिंक के बारे में डिटेल्स पढ़े थे, ठीक है। एक ऐसा लिंक जो एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरह के हाइपर लिंक को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद हमारा अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट में यहाँ पे फ़ोटो भी आप ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ को हम लोग वहाँ ऐड कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन हमारा आता है लुकअप विजार्ड, यूज टू इंसर्ट वैल्यू इन फील्ड बाय चूजिंग फ्रॉम अ लिस्ट, क्वेरी और अनदर टेबल। हम लोग यहाँ पे अलग अलग लिस्ट को क्वेरी के जरिए किसी दूसरे टेबल से भी ऐड कर सकते हैं लुकअप विजार्ड में। लुकअप विजार्ड में मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, किसी दूसरा टेबल यानी कि किसी दूसरे डेटाबेस से अपने इस डेटाबेस में कोई भी चीज़ ऐड करना होगा हमको, तो लुकअप विजार्ड के जरिए उसमें आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं। समझ गया? उसके बाद हमारा आता है क्रिएटिंग टेबल इन डेटाबेस व्यू। हम लोग डेटाबेस व्यू में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग अगले क्लास में डेटाबेस का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी ग्रहण करेंगे। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और जो भी इस वीडियो में बताया गया है उसको आप सारे बच्चे अपने कॉपी में होमवर्क के तौर पे लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको चेक कराएंगे। ओके, थैंक यू।